नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ में। और हम लोगों ने भूगोल वाले विषय में ब्रह्मांड चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज हम उसी ब्रह्मांड वाली कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रह्मांड में हम लोगों ने आकाशगंगा के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अब उसके बाद एक स्टेप और आता है तारा, कि तारा क्या होता है। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारा क्या होता है, कैसे बनता है, फिर कैसे कैसे ये ब्लैक होल की तरफ मुड़ता जाता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक तारा का जब निर्माण होता है तो वो कैसे होता है। और कई लोगों का ये था कि हमें पता नहीं है कि ब्लैक होल बनता कैसे है। आज उनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा पूरे तरीके से कि एक ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसमें किसकी भूमिका होती है, किसकी बहुत ज़्यादा होती है, और आखिर ब्लैक होल है क्या। ये सारे जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं ये भी, और जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे तारे से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वाली क्लास में मिलेगा। तो बस साथ बने रहिए। चलिए आज शुरू करेंगे। बाकी सब खैरियत? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है तारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टार क्या होता है, जब बनता है तो फिर कैसे कैसे आगे प्रोसेस होता है, फिर कब टूट जाता है, कब फिर क्या होता है, जो भी प्रोसेस इसमें होता है उसकी पूरे तरीके से जानकारी लेंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी अंदर उत्सुकता हो, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, शुरू करते। देखिएगा, तारा का मतलब ही होता है कि वो आकाशीय पिंड जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे, वो उसे कहते हैं तारा। अब बात आती है कि जब हम आपको आकाशगंगा पढ़ा रहे थे, मिल्की वे के बारे में बता रहे थे, ब्रह्मांड के बारे में बताया था, तो हमने बताया था कि उसमें अरबों खरबों तारे हैं। इसका मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है वो इतना विशाल है कि उसके बारे में हमें कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। अब सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा हो सकता है, उसे कल्पना तो की जा सकती है और शायद आप लोगों ने कर भी रखी होगी। ठीक है, देखिए क्या तारा, हमने आपको बताया कि कोई भी आकाशीय पिंड जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसके अंदर खुद का प्रकाश होता है, उसे हम नाम देते हैं तारा, या उसे हम स्टार कहते हैं। अब बात आती है कि जब कोई तारा बनता है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तब उसे हम तारा कहेंगे, अन्यथा उसे तारा का नाम नहीं देंगे। देखेंगे, अगर आप लिखना चाहेंगे कि लिखिएगा, वे आकाशीय पिंड जिसमें खुद का स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम कहते हैं तारा। अब जब तारा बन गया तो तारा में कुछ ऐसा होता होगा, जैसे अगर हमें घर में प्रकाश उत्पन्न करना तो कोई ना कोई ईंधन जलाते हैं, ईंधन जलाने का कोई ना कोई माध्यम होता है। वैसे ही जो तारा में जो प्रकाश आता है वो प्रकाश कहाँ से आता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में देखिएगा। होता क्या है कि जब तारे का निर्माण होता है, तारे का निर्माण तब शुरू होता है जब ब्रह्मांड में जो गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों का जब मतलब एक जगह जब वो मिलती हैं, जब वो गैसें मिलती हैं और अपनी खुद की क्रिया के द्वारा आकाश में बादल का निर्माण हो जाता है। और जैसे पृथ्वी वाले क्षेत्र में जब बादल का निर्माण होता है, बारिश होती है, वैसे ही ब्रह्मांड में जब वो सारी गैसें एक जगह मिलती हैं तो आपस में घर्षण के कारण उनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई तारा है, ठीक है, ये ब्रह्मांड में पूरे तरीके से स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। अब अगर स्वतंत्र रूप से घूम रहा है तो ये पता नहीं कितनी हवाओं से टकराएगा, इसके साथ बहुत सारी गैसें होंगी। अब देखिए, कोई भी पिंड जब तक उसमें खुद का प्रकाश नहीं आएगा तब तक वो तारा नहीं कहा जाएगा। तो ये मान लीजिए कोई ऐसा पिंड है जिसमें अभी आग नहीं लगी हुई है, या इसमें खुद का प्रकाश अभी उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब क्या है, ये जो स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में घूम रहा होता है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी और भी पिंड होते हैं जो चलते रहते हैं। अब क्या होता है, जब इनके घूमने के कारण
इनके आसपास की गैसों का घनत्व बढ़ने लगता है, जिसके कारण इसमें आग लग जाती है। अब आग लगेगी तो कोई ना कोई ईंधन होना चाहिए, कोई ना कोई ईंधन होना चाहिए, कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होनी चाहिए जिसके कारण ऐसा होगा। होता क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अब वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है कि घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। अब वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगती है, और जैसे ही इस आकाशीय पिंड में आग लगी वैसे ही कहा गया कि ये एक तारे का रूप ले लेता है। अब बात आती है कि कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, हीलियम कितना होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, वो कितना ही रहे। जैसे अगर सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है कि अगर गैस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम तक जलेगा। अगर गैस में सिलेंडर में अगर गैस कम है तो वो कम टाइम तक जलेगा, लेकिन जलेगा ना, अगर ईंधन है तो जलेगा। वैसे ही ये पिंड में अगर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो लंबे टाइम तक ये तारा बना रहेगा। अगर इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम है और घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है तो ये कम टाइम तक बना रहेगा। अंतर तो इतना ही है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, जैसे ही हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो हम ये समझ लेंगे कि अब जो यहाँ पे एक पिंड था, ये पिंड अब पिंड न रह के किसमें कन्वर्ट हो गया है, तारा का रूप ले लिया। जैसे भ्रूण में क्या होता है कि भ्रूण में एक छोटा बच्चा होता है, वो पहले लगभग अपने जितनी अवधि होती है लगभग 9 माह तक अपना विकास करता है। जब वो विकसित हो जाता है फिर वो बाहर आता है। वैसे ही क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अचानक से नहीं आता, धीमे धीमे उसका घनत्व बढ़ता रहता है। कुछ टाइम बाद जाके पूरा जलने लगता है, और तारे में एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया ये होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है। और नाभिकीय संलयन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अपार ऊर्जा विमुक्त होती है, अपार ऊर्जा निकलती है। इतनी ऊर्जा निकलती है कि एक बार आग लग गई तो वो अरबों खरबों साल तक आसानी से चलेगी बिना किसी रुकावट के। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हुई। अब अगर हम आगे थोड़ी सी और बात करें कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने के साथ जब ये तारा का रूप ले लेता है, तारा का प्रारंभिक अवस्था मतलब एक नया तारा, तो उसे एक नाम देते हैं स्टेलर नेबुला। ये वो तारा है जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहता है। प्रारंभिक अवस्था में रहने का मतलब ये हो गया कि अभी जल्द फिलहाल उसमें आग लगी है और वो एक तारे का रूप लिया है। अब बात आती है कि ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, उसके साथ साथ क्या और भी तत्व होते हैं जो इसे तारा बनाने में या इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। जैसे जब कोई दीपक जलता है तो होता क्या है कि ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन वहाँ नहीं है तो आग कभी भी लगेगी नहीं, वो दीपक बुझ जाएगा और ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन उसमें जलने में कोई काम नहीं करता है, सिर्फ उसका सहयोग करता है। वैसे ही जब पिंड से ये तारा में कन्वर्ट होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही सहयोग नहीं करते, इसमें और भी सारे कई तत्व होते हैं जो इसके जलने में सहायता करते हैं। जैसे अब तारे में कितना है, हीलियम कितना है, उसके साथ साथ जो और तत्व हैं वो कितना है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो 70%, पहले ये 100% रहा होगा, लेकिन जलने के बाद जैसे कोई ईंधन है, अगर मान लीजिए 5 लीटर पेट्रोल है तो जैसे जैसे जलाएंगे तो वो कम होगा ना। पहले तो 100% 5 लीटर रहा होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे चलेगा लीटर कम होता चला जाएगा। वैसे ही पहले ये 100 रहा होगा,
कोई ऐसी समय रही होगी जब ये सिर्फ हाइड्रोजन रहा होगा, लेकिन जब इसमें आग लगी, आग लगने की प्रक्रिया में उसके प्रारंभिक अवस्था में आने में कुछ न कुछ ईंधन खत्म हुआ होगा, और तब तक उसमें जो हाइड्रोजन बचता है वो बचता है 70%। उसके बाद नंबर आता है हीलियम का। हीलियम बचता है 28%। अभी इसके साथ साथ बहुत सारे हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें एक और गैस पाई जाती है नियान, 1.5%। देखिएगा ये वाला प्रतिशत थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये काम देता है। हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, अन्य तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कार्बन, नाइट्रोजन और नियान मिला के 1.5%। और उसके साथ साथ कुछ इसमें लौह तत्व होते हैं, लौह तत्व 0.5%। ये होते हैं, एक तारा जब बनता है, कोई पिंड एक जब तारे का रूप लेता है, रूप लेने के बाद जो उसमें गैसों का घनत्व होता है वो ये होता है कि एक तारे में हाइड्रोजन 70%, हीलियम, देखिएगा पहले ये 100 रहा होगा, लेकिन ये जब धीमे धीमे कन्वर्ट होता है हीलियम में, तो हीलियम की मात्रा बढ़ेगी, हाइड्रोजन की कम होगी, उसके साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी उसमें भी उत्पन्न होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या होता है कि जब इतनी चीजें होती हैं, तो अगर कोई भी पिंड है, अगर उसमें आग बहुत तेजी से लगे, आग बहुत तेजी से लगे, तो होता क्या है कि ऊष्मा ज्यादा निकलती है और कलर भी चेंज होता है। जैसे अगर गैस है, अच्छा गैस पे सभी लोग लगभग खाना बनाते होंगे, पढ़ने वाले, अब जो घर रहता है तो मम्मी का हाथ का खाना खाता होगा। जैसे गैस क्या होती है, अगर जब गैस पूरी फुल रहती है तो वो हमेशा नीली जलती है, लेकिन जैसे जैसे गैस खत्म होती जाती है, फिर जब खत्म होने वाली होती है तो वो लाल जलने लगती है और धुआं देने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ईंधन है, ईंधन के हिसाब से उसकी ऊष्मा, ऊर्जा जो भी है वो डिपेंड करेगी। वैसे ही जो तारे का तापमान होगा, जो तारे का तापमान होगा, उसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि ये तारा, ये जो पिंड है, ये कितने लंबे समय तक अभी रहेगा। जैसे अगर गैस नीली जल रही है तो ये समझ जाते हैं कि अभी गैस है, अभी कुछ दिन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर तारे का तापमान ज्यादा है तो ये हम समझ सकते हैं ये किस प्रकार, कितनी आयु खत्म हो चुकी है, इसकी कितनी बची है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तारे का जो तापमान होता है, उस तापमान के द्वारा हम किसका पता लगाते हैं। तो तारे का जो तापमान होता है, उससे हम उसकी आयु का पता लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए ये तारा है और तारे का जो तापमान है वो कितने तापमान में किस कलर का होगा, ये आपसे कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तारे के तापमान के द्वारा हम किसका पता लगाते हैं। तो सीधा सीधा जवाब होगा कि तारे की आयु का पता हम उसके तापमान से लगाते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर तारा है और वो नीला जल रहा है, मतलब उसका जो प्रकाश है वो नीला जल रहा है, इसका मतलब है उसका जो तापमान होगा वो 50,000 से लेकर 2,80,000 80,000 केल्विन टेम्परेचर होगा। अगर इसके मध्य है उसका टेम्परेचर, तो उससे निकलने वाली जो ऊष्मा होगी, जो किरण होगी, वो नीली होगी। ठीक, अगर थोड़ा और तापमान कम किया जाए तो निकलने लगती है श्वेत, मतलब जो प्रकाश उससे निकलेगा वो निकलेगा श्वेत। अब श्वेत लगभग, ये देखिए जो तापमान है ये लगभग है, एग्जैक्ट 50,000 या 2,80,000, ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग इतना तापमान इसके मध्य होना चाहिए, इसके आगे पीछे कुछ, तब उसकी जो रंग होगा वो होगा नीला। अगर हम बात करें श्वेत का, तो श्वेत का होना चाहिए 10,000,
10,000 से लेकर 7,000 तक, ये केल्विन में है, इसका टेम्परेचर केल्विन में है। ठीक है, अगर नीला हो गया, श्वेत हो गया, अगर इसके बाद पीला की बात की जाए तो पीला होने के लिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। जैसे आग लगती है, अगर वो ईंधन एकदम बढ़िया जल रहा है तो नीला जलेगा, और थोड़ा सा अगर उसमें कुछ अन्य तत्व भी हैं, मान लीजिए जैसे आप घास जलाते हैं तो होता क्या है, जब घास एकदम सूखी रहती है तो बहुत तेज जलती है, उसकी ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा निकलती है। लेकिन जैसे जैसे ही उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ या पानी में डाल दीजिए या कुछ ऐसी घास डाल दीजिए जो हरी हो, तो वो धुआं देने लगता है। धुआं का मतलब उसका जो नीली जल रही थी लौ, अब वो धीमे धीमे कम होने लगती है। तो पीला क्या बात करेंगे, इसका हो जाता है 6,000 से लेकर 4900 तक, केल्विन में है। जितना भी टेम्परेचर हम अभी ये है, ये सब केल्विन में है। आप अगर कन्वर्ट करना चाहें कर लीजिए, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। देखिएगा, पीला की बात कर लिए, पीला के बाद आती है नारंगी की बात। नारंगी का टेम्परेचर जो होगा वो होगा 4900 से 3500 तक, 3500 केल्विन तक ये टेम्परेचर है। अगर इसके मध्य टेम्परेचर रहा तो उसका जो तारे का रंग होगा वो नारंगी होगा। तारे का रंग का मतलब उससे निकलने वाले जो कीड़े होंगे, जो कीड़े निकलेंगी वो नारंगी कलर की निकलेंगी। अगर वहाँ से लाल निकल रही है, अगर वहाँ से लाल कीड़े निकल रही हैं, तब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो होगा 3500 से 2000 के केल्विन तक। ये चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर है, देखिएगा यहाँ 50,000 से 2 लाख करीब है तो नीला है, मतलब जितना ज़्यादा ईंधन शुद्ध होगा उष्मा ही उतनी बेहतरीन होगी और जो उसका रंग होगा वो नीला होगा। जैसे आप बर्नर यूज़ करते हैं, गैस पे आग लगाते हैं तो होता है ऐसा। अब आग लगाने की बात है तो जितनी बढ़िया आग लगाएंगे उतनी बढ़िया लड़ाई होगी। अब डिपेंड करता है आग कौन लगा रहा है। वैसे ही इसमें भी होता है कि जितनी बढ़िया आग लगेगी टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि तारा जब अपने प्रारंभिक अवस्था में था, जब तारा अपने प्रारंभिक अवस्था में था उसके बाद उसमें क्या क्या ऐसा घटित होता है कि वो अपनी परिस्थितियों को बदलता जाता है। ठीक है, जैसे जब तारा अपने प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसे एक नाम दिया जाता है, कई नामों से जानते हैं। जैसे सबसे पहले जो तारा अगर अपने प्रारंभिक अवस्था में है, उसमें अभी आग लगी है और वो, तो उसे हम नाम देते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार को कभी कभी भ्रूण तारा कह देते हैं या इसी को कहते हैं आदि तारा, आदि तारा या भ्रूण तारा। देखिएगा, भ्रूण तारा, इसका मतलब है जो तारा अभी शुरुआती दौर में है, अपने प्रारंभिक अवस्था में है, अभी उसके वायुमंडल में गैसों का जो इकट्ठा होना शुरू होना है। जब धीमे धीमे गैसें इकट्ठा होने लगती हैं, गैसों के साथ उसमें जब घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, आग लगने के बाद उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कार्बन की बात करी जाए, लौह तत्व की बात करी जाए, तो क्या होता है, ये जो अवशिष्ट पदार्थ हैं ये कुछ टाइम तक उसके साथ जलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होता जाएगा, हीलियम बढ़ता जाएगा। हीलियम बढ़ेगा तो कुछ समय ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन एक समय है जब उसमें 100% है, लेकिन जब वो हीलियम में कन्वर्ट होगा तो धीमे धीमे कम होता जाएगा। हीलियम की मात्रा बढ़ती जाएगी और हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी। इतनी बात समझ आई? और एक समय आएगा जब हाइड्रोजन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, और ये अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब है कि जो उसमें आग लगी थी वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और आग बुझ गई, इसका मतलब ये हुआ कि तारे की डेथ हो गई, तारा का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन अब आग कैसे कैसे बुझती है उसके बारे में हमें जानना है। देखिएगा, हमने अभी आपसे बताया था कि इन गैसों के अलावा, मतलब हाइड्रोजन
हीलियम के अलावा उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, नियान और उसके साथ साथ बहुत सारे लौह तत्व भी पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये तारा आराम से जल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने शुरुआती दौर में आदि तारा या भ्रूण अवस्था में चल रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसके साथ होता क्या है कि जब इसमें आग बुझ जाती है, आग बुझने का मतलब हाइड्रोजन का पूरे तरीके से खत्म हो जाना, और जैसे ही बुझती है तो अगर ये तारा है, अगर इसमें आग बुझ गई और उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ हैं, लौह तत्व हैं, लोहे का एक गुण होता है कि जब उस पर टेम्परेचर आप देंगे तो वो फैलेगा, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सिकुड़ेगा। अगर लोहा बढ़िया है, अच्छा लोहा है, तो वो जितना फैलाएंगे वहीं रुक जाएगा, वो सिकुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर खराब लोहा है, उसमें कुछ अनावश्यक तत्व है, तो होगा क्या कि वो सिकुड़ना चाहेगा लेकिन सिकुड़ेगा नहीं और बीच से फट जाएगा। वैसे ही स्थिति होती है सूर्य में। होता क्या है, जब आग बुझ जाती है, जब आग बुझ जाती है तो ये तारा अब सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने का कारण ये है कि इसके अंदर पाए जाने वाले लौह तत्व सिकुड़ने लगते हैं, और जैसे सिकुड़ेंगे इसकी आकृति जो है छोटी होती जाएगी, और वेग जो पहले का वेग था वो वेग बना रहेगा, आकृति छोटी होती जाएगी, उसके सापेक्ष उसकी गति और बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी तो इसमें एक विस्फोट हो जाएगा। अब तारे में, यहाँ वाले तारे में आदि तारा, मतलब ये शुरुआती था आदि तारा, अब इसके बाद इसमें एक विस्फोट होगा, और विस्फोट के बाद मतलब ये जो तारा होगा विस्फोट में टूट जाएगा। मतलब टूटने का मतलब है कि अब ये डिपेंड करेगा कि वो आगे की प्रक्रिया उसमें क्या होगी टूटने पे। अगर उसका खंड बड़ा बड़ा टूटता है, ऐसा होगा जैसे मान लीजिए गांव में ढेला, मतलब ढेला का मतलब आप ये समझ लिए कोई ऐसा कोई पत्थर हो जो जिसे हम अगर फेंकें तो वो फूट जाए, कुछ भी हो, कुछ भी मान लीजिए कोई भी ऐसी वस्तु का मतलब कोई पिंडी हो, तो अगर उसे हम फेंकें और फूट जाए, तो जब हम फेंकते हैं और फूटता है तो उसमें बहुत सारे कण होते हैं जो बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत होते हैं जो बीच में रह जाते हैं, बहुत नज़दीक रह जाते हैं, कुछ उसमें जो टूटते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ में छोटे होते हैं, कुछ धूल कण की तरह फिनिश हो जाते हैं। वैसे ही जब ये सूर्य टूटता है तो इसी तरीके से टूटता है कि कोई बहुत बड़ा टूटेगा, कोई बहुत छोटा टूटेगा, कोई बीच वाला, कोई खत्म हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में ये टूट जाता है। जब ये अलग अलग हिस्सों में टूटता है तब उसमें एक हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर महोदय ने ये बताया कि अगर वो जो तारा टूटा है, अगर उसका द्रव्यमान 1.4 ms से ज़्यादा है, ठीक, इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, और इससे अगर कम है तो क्या होगा, यही चीज़ जानने वाली है। उन्होंने इसके बारे में बताया कि अगर कोई पिंड है, अगर वो टूट रहा है और उसका द्रव्यमान 1.4 से ज़्यादा है तो उसकी जो स्थिति होगी सुपरनोवा वाली स्थिति होगी, सुपरनोवा। अगर उस तारे का द्रव्यमान टूटने के बाद 1.4 से कम है तो एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन आएगी कि वो जल्दी विलुप्त होने के तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी जिसका नाम है रक्त दानव, एक रक्त दानव। अब रक्त दानव क्या होता है कि जब कोई पिंड टूटता है ना तो उसका साइड वाला एकदम लास्ट वाला किनारा लाल होता है और बीच वाला ब्लैक होता है, वही चीज होती है टूटने के बाद रक्त दानव वाली कंडीशन आती है। अच्छा, रक्त दानव वाली कंडीशन दोनों पे आएगी, चाहे वो देखिएगा ये टूटेगा तो दो कंडीशन में रक्त दानव सबसे पहले आएगा, मतलब नाम है दानव नहीं हो जाता, होता तो वो पिंडी है
बस उसमें आग खत्म हो जाती है और पूरा हिस्सा काला हो जाता है, लास्ट साइड वाला थोड़ा सा लाल रह जाता है, इसलिए उसे नाम देते हैं रक्त दानव। आदि तारा के बाद वाली स्थिति होगी रक्त दानव। रक्त दानव के बाद इसमें विस्फोट होगा और विस्फोट के बाद अब ये दो हिस्सों में जाएगा। एक हिस्सा ऐसा होगा जो 1.4 से कम होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा 1.4 ms से। m का मतलब होगा मास ऑफ सन। अगर हम ms को समझेंगे तो इसका मतलब होता है मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान। ठीक, अगर सूर्य का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है तो क्या होगा, और अगर उसका द्रव्यमान 1.4 ms से ज़्यादा है, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसान चीज़ है, बहुत लेंदी नहीं है। तो इसके बाद विस्फोट होगा दोनों में। विस्फोट में क्या होगा, यहाँ इधर वाली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी सुपरनोवा की। इधर वाली जो कंडीशन बनेगी जब 1.4 ms से उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कई गुना ज़्यादा हो सकता है। कम का मतलब बहुत कम हो सकता है, बराबर या कम। और अगर 1.4 से कम रहा तो उसमें एक कंडीशन बनेगी जिसे हम नाम देंगे ग्रहीय नेबुला। ग्रहीय नेबुला। अब सुपरनोवा ग्रहीय नेबुला में क्या होता है, जो ग्रहीय नेबुला होता है इसमें ये होता है कि अब वो सूर्य ना कर किसी ग्रह के तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रह का मतलब जैसे हमारी पृथ्वी हुई, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, इस तरीके के ग्रह के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा। मतलब एक तरीके से अगर आप इसे समझेंगे, ग्रहीय नेबुला के बाद फिर इसमें एक विस्फोट होगा। यहाँ ग्रहीय नेबुला में मतलब यहाँ विस्फोट हुआ 2 हिस्सों में, फिर यहाँ पे विस्फोट होगा। एक बनेगा श्वेत वामन और एक बनेगा, एक हिस्सा इसका बनेगा श्वेत वामन। और श्वेत वामन का मतलब उसका रंग थोड़ा सफ़ेद हो जाएगा, वामन मतलब छोटा, पहले से वो सफ़ेद और छोटे रूप में हो जाएगा। और जो एक वाला दूसरा वाला हिस्सा बनेगा वो वाला बनेगा काला वामन। काला वामन मतलब ग्रहीय नेबुला के बाद 2 स्थिति आएगी, एक आएगी श्वेत वामन वाली और दूसरी आएगी काला वामन वाली। और इसके बाद या श्वेत वामन या काला वामन इतना छोटा हो जाता है, ये मान लिया जाता है कि ये सूर्य की मृत्यु हो चुकी है, या इसे एक नाम दे दिया जाता है इन दोनों को, चाहे काला वामन या श्वेत वामन को जीवाश्म का नाम दिया जाता है। मतलब ये पहले इसमें अंश था, लेकिन जब श्वेत वामन काला वामन होगा तो ये जीवाश्म का रूप ले लेगा, अपशिष्ट का रूप ले लेगा। इतनी बात ये वाली समझ आई कि तारा रक्तदानों के बाद ग्रही श्वेत वामन काला वामन में टूटेगा और ये दोनों फिर बाद में जीवाश्म तारे के रूप में ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे। इधर वाली प्रक्रिया समझ में आ गई? ठीक है, नहीं आई थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगी। देखिए अब बात हम करेंगे सुपरनोवा। रक्तदानों के बाद स्थित एक आएगी सुपरनोवा, कब? जब 1.4 ms से इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना कुछ भी हो सकता है, जितना ज्यादा रहेगा उसमें प्रक्रिया उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अब इसमें फिर एक कंडीशन आएगी जिसे हम नाम देंगे नेबुला का। एक कंडीशन आएगी नेबुला का, और नेबुला का मतलब सुपरनोवा के बाद सिकुड़ने के बाद फिर विस्फोट होगा। फिर यहां पर भी क्या होगा? विस्फोट होगा। यहां पर भी विस्फोट होगा, और जब यहां पर भी विस्फोट होगा फिर वो जो तारा है वो 2 खंड में टूटेगा। किस खंड में टूटेगा ये देखिएगा, एक टूटेगा न्यूट्रॉन तारा में, न्यूट्रॉन तारा में, और जो दूसरा वाला हिस्सा टूटेगा, नहीं, विस्फोट के बाद दूसरा वाला हिस्सा जो होगा वो 1.4 ms से कम होगा, तो वो श्वेत वामन और काला वामन में टूट के ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। जो बचेगा, अच्छा, न्यूट्रॉन तारे की विशेषता ये होती है इस समय घनत्व तो इतना बढ़ जाता है
घनत्व बढ़ने का मतलब होता है उस पूरे पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और केंद्र में लौह तत्व आ जाते हैं। उस पूरे तारे के केंद्र में लौह तत्व आ जाते हैं। अब जब लौह तत्व आ जाएंगे तो उसका घनत्व पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो आकार होगा वो पहले से छोटा हो जाएगा। इस कंडीशन में न्यूट्रॉन तारा की जो स्पीड होगी वो पहले से कई गुना ज्यादा हो जाएगी, कई गुना ज्यादा हो जाएगी, और इसमें एक गुण उत्पन्न हो जाएगा। वो गुण उत्पन्न हो जाएगा गुरुत्व का। मतलब किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना, या गुरुत्व ये समझ लीजिए, या इसे ही कह लीजिए चुंबकत्व का। चुंबकत्व का गुण इसमें उत्पन्न हो जाएगा। अब इस न्यूट्रॉन तारे को इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी उसी स्थिति को हम नाम देते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, या इसी को एक नाम देते हैं हिंदी में कृष्ण छिद्र। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। इतनी बात क्लियर हो गई, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। अब देखिएगा दोनों स्थितियों में कोशिश करिएगा समझने की। तारा था, उसमें विस्फोट हुआ, रक्तदानों में आया, रक्तदानों के बाद फिर विस्फोट होता है, वो एक ग्रह के रूप में जाएगा, एक सुपरनोवा वाली स्थिति आएगी। जब वो ग्रह वाली स्थिति में आएगा तो टूट के फिर विस्फोट होगा, एक श्वेत वामन एक काला वामन में। दोनों लास्ट में अगर अस्तित्व में नहीं रहेंगे, लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो जीवाश्म के रूप में ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। अगला होता है सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद एक स्थिति आती है नेबुला। इसके बाद यही वाला जो तारा होता है वो न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है, या न्यूट्रॉन तारा, या इसी को एक नाम देते हैं पल्सर तारा। नाम देते हैं पल्सर तारा, क्योंकि जब वो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा की स्थिति पहुंचता है तो उस समय स्पीड घूमने की बहुत ज़्यादा हो जाती है, घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो उसका आकार होता है वो पहले से छोटा हो जाता है उसका जो, और उसके केंद्र में लौह की मात्रा, लौह तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद इसमें जब गुरुत्व या चुंबकत्व का बहुत ज़्यादा गुण आ जाता है, किसके कारण? घनत्व बढ़ने के कारण। और जैसे ही बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल का मतलब ये हो जाता है उसका घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके ऊपर से कोई भी चीज़ जा नहीं सकती। जैसे आप एक प्रैक्टिकल करिए ना, क्या दिक्कत? प्रैक्टिकल करना है कि ये हथेली के ऊपर कुछ भी रख लीजिए, मान एक पेपर लीजिए, एक नीचे चुंबक लगा दीजिए, ऊपर सिक्का रख दीजिए। जैसे जैसे चुंबक खिसकाएंगे ऊपर से सिक्का भी खिसकने लगेगा। कारण क्या है कि जो चुंबक का गुण है खींचने का अपने तरफ वो ज़्यादा है। वैसे ही जब ये ब्लैक होल, क्योंकि चुंबक पेपर के नीचे से दिखाई नहीं देगा, वैसे ही क्या होता है ये जो ब्लैक होल होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है कि वो प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। मतलब ब्लैक होल एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके ऊपर से, मान लीजिए थोड़ा समझने के लिए देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक होल का निर्माण है, यहाँ पे टीवी टावर है और यहाँ पे मान लीजिए टीवी है। तो यहाँ से अगर हम कोई तरंग भेजेंगे यहाँ, तो ये तरंग यहाँ नहीं जाएगी, ये तरंग यहाँ से आएगी ब्लैक होल में चली जाएगी। मतलब इतनी शक्ति होती है ये तरंगों को भी पास होने नहीं देता। दूसरा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टार्च, खूब बढ़िया वाली टार्च, पावरफुल, और यहाँ से हमने रोशनी इधर भेजनी चाहिए, लेकिन ये क्या होता है प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, लेकिन यहाँ पर भी प्रकाश मुड़ के इसके अंदर चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि गया कहाँ। इसलिए इसका जो हम नाम दे देते हैं कि आखिर कोई ऐसी अदृश्य वस्तु है जो इन सबको अपनी तरफ खींच ले रही है, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र। ये तारा था पहले जो हमें खुद रोशनी देता था, लेकिन एक कंडीशन आती है कि हमारी सारी रोशनी को वो खुद खा जाता, हमें पता नहीं चलती। तो ये प्रकृति है, ठीक है, जिसे ज़्यादा छेड़ा ना जाए तो बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी तारा है उसकी अंतिम स्थिति क्या हो सकती है, या तो वो जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, या वो ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा।
ठीक, इतनी चीज़ें थी जो आपको एक तारे में जाननी थी। अब भी अगर कुछ नहीं समझ आएगा 2-3 बार देखिएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में ही लिख दीजिएगा नहीं आया, फिर अगले टॉपिक में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।